Welcome back students in software architecture and design course. We are at week 12 and today we are going to cover part third of this week. Okay, लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने एक बड़ा एक्साइटिंग नई जर्नी शुरू किया था जो था सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर, और हम लोगों ने मॉड्यूलैरिटी सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड करें, इस तरह से डिवाइड करें कि हर मॉड्यूल जो है वो कंसर्न करें अपने एस्पेक्ट्स के साथ, और इस तरह से करना है कि वो जितने भी अनरिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको अलग कर दें बाकी एस्पेक्ट्स हैं। ये काम कैसे करना है? जब भी हम काम कर रहे होंगे तो हमें फर्दर जो दो चैलेंजेस आएंगे, जो टू चैलेंजेस हैं, उनमें से फर्स्ट वन इज कपलिंग एंड सेकंड वन इज कोहेजन। हमें इनको भी देखना होगा। कपलिंग से जो हमारा मीनिंग यहाँ पे ये बनता है कि सॉफ्टवेयर के जब हम मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे तो इन मॉड्यूल्स के बीच में डिपेंडेंसी किस हद तक है, और क्वेश्चन है कि हमें क्या क्या चाहिए, व्हाट वी वांट इन रिगार्डिंग कपलिंग। तो कपलिंग में हम चाहते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम, लो कपलिंग। अच्छा, दूसरा इसका जो ऑपोजिट था वो ये था कि अब मॉड्यूल के अंदर चले जाएं, इसके पार्ट्स को देखें। उन पार्ट्स में आप लोगों ने देखना है कि वो किस हद तक आपस में रिलेशनशिप इनका आपस में है, इनके फंक्शन के ओरिएंटेड कितना इनमें आपस में रिलेशनशिप है, क्या ये सिंगल कंसेप्ट है इनके अंदर या मल्टीपल कंसेप्ट को एक क्लास का हिस्सा बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास कोहेजन है। अब हमें क्या चाहिए एज ए डिज़ाइनर? वी नीड हाई कोहेजन। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सॉलिड प्रिंसिपल की बात शुरू की। सॉलिड प्रिंसिपल में हमने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को देखा, जो ये कहता है कि अ क्लास शुड हैव ओनली सिंगल रीजन टू चेंज और सिंगल और वन रीजन टू चेंज। यहाँ पे रीजन ऑफ चेंज का मतलब है कि क्लास के पास सिर्फ एक ही कोई बहाना हो, या एक ही रीज़न हो, कोई एक ही काज हो खुद को चेंज करने के लिए। अब उसमें क्या था? एक्सेस ऑफ चेंज। अब एक्सेस ऑफ चेंज जब हम मैप करते हैं रिक्वायरमेंट का क्लास के साथ, तो रूल ऑफ थंब यही था, अगर एक क्लास में मल्टीपल कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो एक कंसेप्ट में जैसे चेंज आएगा जो दूसरे कंसेप्ट है उनको रिकम्पाइल करना पड़ेगा, रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जिस क्लास में चेंज आया सिर्फ उसी को हम अपडेट करें, उसी को रिकम्पाइल डिप्लॉय करें। तो फिर हमने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा था। उसका रूल ऑफ थंब क्या था कि फंक्शन की रिलेटेडनेस देखें कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से किस हद तक रिलेट है। अगर तो इनमें ये रिलेटेडनेस नज़र आ रही है, ये रिलेशनशिप नज़र आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर आप इन कंसर्न को, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज करें। दैट वाज SRP। आज भी हम डिज़ाइन प्रिंसिपल के साथ चलेंगे और उसमें से आएंगे जी ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ये हम लेके आएंगे। अब OCP लास्ट में अगर आपको याद है जो S था दैट वाज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, और आज हम सॉलिड के O पे पहुंचे हैं, और O का मतलब है जी ओपन क्लोज प्रिंसिपल। अ वंडरफुल प्रिंसिपल। मैं जितनी तारीफ़ करूं जिस इन लोगों की कि इन्होंने ये जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल के हवाले से फ्यूचर में जो एक्सटेंशन है मेंटेनेंस लेवल के ऊपर, जैसे रिक्वायरमेंट में चेंज आएगा ये आपको ऊपर OCP वहाँ पे आपको नज़र आएगा। अब वंडरफुल एफर्ट, वंडरफुल वर्क। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ आपने अपने इसको लाइफ का हिस्सा बनाना है एज अ डिज़ाइनर, कि फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट में चेंज आएगा आपने OCP वहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ताकि आप इसको फुली ग्रैस्प कर सकें। मैं अपनी कोशिश करूँगा कोडिंग के साथ इन सब चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँ, और फिर इंशाल्लाह ये आपकी सेकंड नेचर बन जाना चाहिए। अच्छा जी, ओपन क्लोज प्रिंसिपल है क्या? ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये कहता है, लेकिन इससे पहले मैं दो बंदे हैं, इवा जैकबसन साहब, इनकी बात करना चाहूँगा, और दोनों के फिर दूसरे नंबर पर एक बार्टन मेट साहब दूसरे नंबर पर। चले मैं जब डिस्कस करूँगा फिर इसकी तरफ आते हैं। ऑल सिस्टम चेंज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। डेफिनेटली जी, कि जितने भी सिस्टम्स हैं लाइफ साइकिल में उनके चेंज आएगा। दिस मस्ट बी बोर्न इन माइंड व्हेन डेवलपिंग सिस्टम एक्सपेक्टेड टू लास्ट लॉन्गर देन द फर्स्ट वर्जन। व्हाट डज इट मीन? जो आप लोगों ने फर्स्ट वर्जन डेवलप किया था, डेवलप करने के बाद डिप्लॉय कर दिया था, तो वो फिर लास्ट लॉन्गर होगा। मतलब एक्सपेक्टेशन ये है कि वो फर्स्ट वर्जन नहीं चलेगा, रिक्वायरमेंट में चेंज आएगा, चेंज आने से उससे जो फर्स्ट वर्जन है फर्स्ट वर्जन नहीं रह चुका होगा। तो लास्ट लॉन्गर देन द फर्स्ट वर्जन, ये जो आपने एक लाइन है इसको माइंड में रखिएगा। इवा जैकबसन साहब, अगर आपको याद हो, ये वो साहब हैं जिन्होंने यूज़ केस डायग्राम जो है दुनिया के सामने रिप्रेजेंट की थी। ये आइडिया लेके आए थे, मतलब आइडिया तो खुद के लेके आए थे, बाद में UML का पार्ट बना था। ये है जी बार्टन मेट साहब। इन्होंने रिसेंटली
एक बहुत बहुत चीज़ों पे काम किया है। डेफिनेटली अगर हम उस पर पढ़ गए तो टाइम हमारे पास शॉर्ट है, वरना मैं आपको जो बाटनमेर साहब ने जो काम किया है वंडरफुल, मतलब ये हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल हम उनके इन काम से नहीं जानते, हम जानते कि इन्होंने क्या कहा है। हाउ कैन वी क्रिएट डिज़ाइंस दैट आर स्टेबल इन फेस ऑफ चेंज एंड दैट विल लास्ट लॉन्गर दैन द फर्स्ट वर्जन। अगर आप इन दोनों में कॉमन देखें तो दोनों ने एक ही बात की है। अब इन्होंने जो बाटनमेर साहब हैं, इन्होंने डिज़ाइन लेवल पे ये बात की है, और जो इवारी जैकबसन साहब हैं, इन्होंने कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात की है। दोनों का मतलब एक ही था कि फ्यूचर में चेंज आएगी। अब चेंज की मैनेजमेंट मेंटेनेंस ये हमारा काम है जो हमें एज अ डिज़ाइनर करना है। तो अब इन दो चीज़ों को फिर माइंड में रखते हुए आगे हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। OCP कहती है सॉफ्टवेयर एंटिटीज लाइक क्लासेस, मॉड्यूल्स, फंक्शंस शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ये जो मैंने अभी आपके सामने एक डेफिनेशन दी है, इसमें आपको दो पार्ट नज़र आ रहे हैं। एक पार्ट तो ये है जो क्लोज्ड होगा, और दूसरा पार्ट है जो ओपन होगा। अब इनका मतलब क्या है, ओपन और क्लोज से मतलब क्या है? अच्छा अब आपने करना क्या है, ओपन फॉर एक्सटेंशन का मतलब है कि ये रिक्वायरमेंट का वो पार्ट है या ये वो बिहेवियर है जो कि बदल सकता है नई रिक्वायरमेंट के साथ। मतलब ये फिक्स नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, फ्यूचर में हमारे इस पार्ट को फर्दर चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल है कि अगर हम लोग एडमिशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो NTU हमसे कहती है कि हम फ्यूचर में नए बिजनेस रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल गेट देना कि नहीं देना, देना तो किसका देना है, हमारा लोकल होगा या इंटरनेशनल होगा या फिर NTS का होगा। इस किस्म की जो चीज़ें हैं, हमें नज़र आ रहा है कि इस मॉड्यूल में फ्यूचर में एक्सटेंशन आ सकती है, मॉडिफिकेशन आ सकती है, तो फिर हमें इस एक पार्ट को ओपन करना है फॉर एक्सटेंशन। दूसरा मॉडिफिकेशन से मतलब क्या है, जो क्लोज से मतलब क्या है, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन से मतलब ये है कि ये एक ऐसा सोर्स कोड है जो हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में इस पर एक्सटेंशन के चांसेस नहीं है, और हम फिर क्या करेंगे, तो फिर हम उसको फ्रीज कर देंगे। मतलब जैसे वो डेवलप होगा नए रिक्वायरमेंट से, फिर इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेंगे। जो लिखा हुआ कोड है वो ना रिकम्पाइल होगा ना रीडिप्लॉय होगा। अब क्वेश्चन ये कैसे पॉसिबल है कि एक कोड लिखा गया, रिक्वायरमेंट चेंज है, तो उसको कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये अभी आपके सामने प्रूव करने की कोशिश करूँगा मैं कि वो किस तरह पॉसिबल है। बहरहाल अब आपने इसके दो एंगल माइंड में रखने हैं। जो फर्स्ट इसका जो एंगल है, जो एस्पेक्ट है, वो ये है कि वो एरिया जिसमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट में चेंज आएगा, आपने इसको ओपन कर देना है, और वो एरिया या वो हिस्सा, वो कोड जिसमें चेंज नहीं आएगा या चेंज नहीं आ सकता, हम इसको फ्रीज कर देंगे। डेफिनेटली हम सोर्स कोड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब ये है कि ये किस तरह पॉसिबल है, हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें जो सिंगल चेंज है किसी प्रोग्राम में, अब होगा क्या, देखिए एग्जांपल है, एक चेंज आया, फर्स्ट करें चेंज आया ए में, ए के चेंज करने से चेंज बी में चेंज करना पड़ रहा है, बी के से चेंज करने से सी में भी चेंज करना है। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ बता रही है कि हमने सॉफ्टवेयर में कपलिंग बड़ी हाई लेवल की इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। अच्छा, जब कपलिंग हाई हो जाएगी तो उसका नुकसान क्या होगा? जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, कोड स्मेल्स होती हैं कि इस लेवल पे हमें एरर या डिफेक्ट आएगा, या आ चुका है, या आएगा, या प्रॉब्लमेटिक होगा। इसी तरह से डिज़ाइन स्मेल भी होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो डिज़ाइन है ये डेफिनेटली इतना रिजिड है कि इसको जब चेंज करना पड़ेगा तो ये चेंज नहीं होगा। जब हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे बाई फोर्स, तो ये हमें डिफरेंट किस्म के डिफेक्ट्स से एरर्स को इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो ये काम करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे डिज़ाइन स्मेल आएगा या कोड स्मेल आएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिफैक्टरिंग करना पड़ेगा पूरे सिस्टम को। और रिफैक्टरिंग मैंने बताया था, कोड को इंटरनली ऐसे चेंज किया जाए कि एक्सटर्नली इसके इंटरफेस में कोई फ़र्क नहीं, एक्सटर्नली अपना बिहेवियर ऐसे ही रखे, इंटरनली आप इसमें जो मर्जी मॉडिफिकेशन करते रहें। OCP जब हम OCP की बात करेंगे तो दो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, या टू कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसके बगैर OCP अप्लाई नहीं हो सकता। उनमें से जो पहला प्रिंसिपल है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, और दूसरा प्रिंसिपल है उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप देखेंगे इन दो कंसेप्ट्स के बगैर हम कभी भी OCP को
एक्सेस नहीं कर सकते, इवन सॉल्व नहीं कर सकते, कोड नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब जो आपको जो बेस क्लास नजर आएगी यहाँ पे डेफिनेटली इनहेरिटेंस जो बेस क्लास होगी, तो बेस क्लास मस्ट बी। अच्छा, यहाँ पे बेस क्लास जो वो कंक्रीट नहीं हो सकती। बेस क्लास होने के लिए यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी या तो फिर वो इंटरफेस होगा। और इन दो से मतलब कि हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना देना चाहते, हम चाहते हैं कि ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, आप यहाँ से स्पेशलाइज अपना एरिया डिफाइन करें। तो वो अभी मेरे सब बातों से मतलब कि अभी देख लेते हैं। तो यहाँ से फिर ड्राइव कराएंगे हम जो हमारी ड्राइव क्लासेस है, और इस तरह से ये जो हमारा कोड है काम करेगा। तो अभी तक जो रूल ऑफ थंब ये है कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर एंटिटीज हैं वो ओपन होनी चाहिए एक्सटेंशन के लिए और क्लोज्ड होनी चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए। अब इन दोनों में मतलब क्या है? ओपन कौन सा पार्ट है जिसमें रिक्वायरमेंट में चेंज आ सकता है, न्यू रिक्वायरमेंट्स आएंगी, और क्लोज का मतलब वो है वो सोर्स कोड जो लिखा जा सकता है और हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे फर्दर कोई चेंज नहीं आएगा या चेंज नहीं आ सकता। तो ये ओपन और क्लोज आ गया। अच्छा, अब ये क्यों करना चाहते हैं? अगर ये सब चीज़ हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने कैसा डिज़ाइन किया है जो रिजिड है चेंज करना। जब इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो डिज़ाइन स्मेल्स की तरफ हमें लेके जाएगा, और फिर रिफैक्टिंग वगैरह सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, डेफिनेट एडवाइस है OCP की भी। तो ये हम काम नहीं करना चाहते। अब OCP को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इनहेरिटेंस भी चाहिए और पॉलीमॉर्फिज्म भी चाहिए। और रूल ऑफ थंब ये है कि जो इनहेरिटेंस में जो बेस क्लास होगी वो कंक्रीट हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, इंटरफेस भी हो सकता है। लेकिन OCP के रूल के मुताबिक जो बेस क्लास है वो सिर्फ या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है या इंटरफेस हो सकता है, नो कंक्रीट क्लास प्लीज़, ताकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना किया जा सके। ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को रोकना हमारा मकसद है, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को रोकना हमारा मकसद है। और यहाँ से फिर हम ड्राइव करेंगे जो सब क्लासेस हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब आते हैं जी इसकी एग्जाम्पल की तरफ। क्लाइंट है, क्लाइंट ने एक टेस्ट मेथड, एक क्लास से टेस्ट, उसमें एक मेथड 1 है, उसको एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद उसने एक टेस्ट मेथड का टेस्ट टी इज इक्वल न्यू टेस्ट टी डॉट मेथड 1 को कॉल किया, उसका काम होना शुरू हो गया। और हम एक बात पहले भी कर चुके हैं, चेंज लाजमी आएगी। अब चेंज क्या आई है कि क्लाइंट ये कहता है कि बेहतरीन जी, वंडरफुल, आपने मेथड 1 लिखा है, बेहतरीन मेथड है। अब मैं चाहता हूँ ये जो आपकी टेस्ट की क्लास है इसमें एक मेथड 2 भी आ जाए, एक एडिशनल मेथड हमें चाहिए मेथड 2 के नाम से, वो रिक्वायर है, तो आप ज़रा इसमें वो भी इम्प्लीमेंट कर दें। हम कहते हैं ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे? बाय लॉजिकल, अब बाई अभी जो OCP के बगैर दुनिया कैसे काम कर रही है, अब हम क्या करेंगे? सिंपली वो टेस्ट की क्लास को लेंगे, उसमें मेथड 2 जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको फिर इस रिकम्पाइल करेंगे और हम रीडिप्लॉय करेंगे, और क्लाइंट कुछ इस तरह से इस क्लास को एक्सेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो ऑलरेडी क्लास लिखी हुई है उसी को रिकम्पाइलेशन रीडिप्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे थे SRP के अंदर, कंसेप्ट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज करके। अच्छा, अब जब हम कोड करेंगे, ये था आपको डिज़ाइन लेवल के ऊपर, ठीक है। अब कोड लेवल पे ये काम कैसे होगा? कोड लेवल पे ये काम ऐसे होगा कि ये है, अभी आपने कोड लिखा है, ये जो कोड है ये टेस्ट क्लास का है, इसका आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और इसका जो कोड है, जब ये मॉडिफिकेशन आई, जब ये चेंज आया मेथड 2 का, उसके बाद वो क्लास कुछ ऐसी बन जाएगी। पहले हमारे पास मेथड 1 था, अभी मेथड 2 भी आ जाएगा, तो इस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे। नॉट अ गुड आइडिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, अब हमें करना क्या चाहिए था? अब हमें करना ये चाहिए था, एक टेस्ट की क्लास होती, उसमें एक मेथड नाम का कोई फंक्शन होता है, मेथड होता है। अब होता क्या, यहाँ से ड्राइव हुआ होता टेस्ट 1 की क्लास, और वो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करती अपने तरीके से, क्योंकि जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करेंगे तो उसका जो दो ही रूल है, जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि जितनी भी ड्राइव क्लासेस हैं वो इस मेथड को लाजमी इम्प्लीमेंट करेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाजमी इम्प्लीमेंट हुआ है। और दूसरी क्या है कि अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब टेस्ट 1 को पता है इसलिए मेथड में क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है हमें नहीं पता। इसी तरह से दूसरा यहाँ पे आप देखें, हमें मेथड नज़र आ रहा है जो हमने इम्प्लीमेंट करना होगा लाजमी तौर पर, और ये अपने तरीके से करेगा टेस्ट क्लास। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ से इनहेरिट कर देंगे। तो यही हमने अभी बात की थी कि OCP के अंदर जो बेस क्लास होगी वो हमेशा कंक्रीट क्लास होगी या
इंटरफेस होगा। आप इसको इंटरफेस भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके दैट्स फाइन। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट जो है वो टेस्ट को कॉल करेगा और टेस्ट के थ्रू मेथड को कॉल करेगा। अब क्वेश्चन है कि कैसे पता लगेगा कौन सा मेथड कॉल हुआ है, टेस्ट 1 का मेथड कॉल हुआ है या टेस्ट 2 का मेथड कॉल हुआ है, कैसे पता चलेगा। इस जगह पे हमारे काम आएगी पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो स्टैटिक टाइप को देखते हुए जो मेथड वो कॉल कर लेगी, बेशक वो 1 का है 2 का है। ये भी करके देख लेते कैसे होगा। तो अब जो कोड लेवल पे हम काम करेंगे वो कुछ ये होगा कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी टेस्ट की और इसमें मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद से नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेस्ट 1 यहाँ से ड्राइव हुई टेस्ट सोर्स है और वो ओवरराइड करेगी इस मेथड को जो इस रिस्पेक्ट से उसको चाहिए यहाँ पे। और दूसरे नंबर पर हमें नज़र आ रहा है कि टेस्ट 2 की क्लास होगी और वो वहाँ पे यहाँ पे जाके वो भी इसको मेथड को ओवरराइड करेगी। ये दोनों के दोनों जो आपको मेथड नज़र आ रहे हैं ये कौन से मेथड हैं, डेफिनेटली वो यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इसकी। आई होप कि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अच्छा, अगर दूसरी एग्जांपल देखते हैं इसी के साथ। एक सर्वर की क्लास है, क्लाइंट आया और उसने कहा जी कि सर्वर की क्लास को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और वो काम कर रही है, ठीक है जी। अब अगर फिर क्या हुआ, चेंज लाजमी आएगी। अब चेंज क्या आई है, अब चेंज ये आई है कि जो सर्वर की क्लास है, जो सर्वर की क्लास की जो फंक्शनैलिटी है, अब इसको इस तरह से एक्सटेंड करें कि अब ये डेटाबेस सर्वर के साथ खुद को कनेक्ट कर सके। अब ये है जो रिक्वायरमेंट जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, उसी सर्वर की क्लास को लेंगे, उसमें से कनेक्ट डीबी सर्वर का एक मेथड लिखेंगे और हमारा ये काम चलना शुरू हो जाएगा और रिकम्पाइल करेंगे, डिप्लॉय करेंगे और जो क्लाइंट है वो सर्वर क्लास को एक्सेस करेगा और उसका ये काम चलना शुरू हो गया। वेरी गुड जी, हमने बड़ा अच्छा काम अचीव कर लिया। ओके, दुनिया भी चल रही है। अब क्या होगा, न्यू रिक्वायरमेंट में चेंज आया। अब क्या चेंज आया, अब ये चेंज ये आया कि सर्वर की क्लास बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, वंडरफुल, आपको शाबाश दी जाती है कि आपने सर्वर की क्लास लिख ली है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमने जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट ने फैसला ये किया है कि अब हम सिर्फ डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट नहीं होना चाहते, अब हम चाहते फाइल सर्वर से भी कनेक्ट हो सके। ठीक है जी, तो नई फंक्शनैलिटी आई है कि फाइल सर्वर से भी कनेक्ट करना, भाई खाली डेटाबेस सर्वर से नहीं कनेक्ट करना। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नो प्रॉब्लम, हम उसी क्लास को दोबारा लेंगे, उसमें से जाके जहाँ पे पहले हमारे पास क्लास थी डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होने की, इसमें जाके हम फाइल सर्वर को इम्प्लीमेंट करेंगे, रिकम्पाइल करेंगे, रीडिप्लॉय करेंगे, क्लाइंट इसको एक्सेस करेगा और वो खुश हो जाएगा जी कि उसकी फंक्शनैलिटी चलना शुरू हो गई है। ओके जी, व्हाट विल बी नेक्स्ट। दुनिया खुश हो गई है, क्लाइंट खुश हो चुका है, तो क्लाइंट तो कभी खुश नहीं होगा। अब उसने फिर क्या एक कॉमेंट बता दी कि भाई ये वैसा है कि आपने सर्वर की क्लास लिखी है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। अब टॉप मैनेजमेंट ने फैसला ये किया है कि अब जो सर्वर, ये एक लोकल सर्वर जो हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके साथ भी कनेक्ट हो सके। ठीक है जी, व्हाट वी हैव टू डू, हम उसी सर्वर की क्लास को लेंगे जैसे लास्ट टाइम हुआ था। जो पहले अभी तक वो डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट कर रही थी, फिर सेकंड में उसमें फाइल सर्वर में चलेगी, फिर अब वो लोकल सर्वर पे आ गई है। हमें करना क्या है, अब हमें उसी क्लास को दोबारा रिकम्पाइल करना है, रीडिप्लॉय करना था, क्लाइंट इसको एक्सेस करके यूज़ करना शुरू कर दे। व्हाट वी आर डूइंग, हमें पता है कि सर्वर की क्लास में न्यू रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि अब ये वो पार्ट है जो ओपन वाला पार्ट है। ओपन का पार्ट कौन सा था, ओसीपी का, जिसमें रिक्वायरमेंट्स नई आती जाएंगी या मॉडिफिकेशन होती जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, तो सॉफ्टवेयर एंटिटी शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन, ये एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अब हम क्या करेंगे, सर्वर की क्लास लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस लेंगे और जितनी भी न्यू रिक्वायरमेंट आ रही हैं वो इससे ड्राइव करेंगी कुछ इस फॉर्म में। अब हमें क्या करना है कि सर्वर की क्लास होगी, उसमें कनेक्ट का मेथड होगा कि भाई लोकल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, फाइल सर्वर, जो भी इसे कनेक्ट कर लो, हम एक मेथड प्रोवाइड कर देंगे। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या आई थी कि ये डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो सके, तो डेटाबेस सर्वर से दूसरी क्या थी, ये फाइल सर्वर से कनेक्ट हो सके, हम इनको कनेक्ट कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा। अगेन रिक्वायरमेंट क्या आई है कि ये लोकल सर्वर से भी कनेक्ट हो सके। अब हम क्या करेंगे, इसको लोकल क्लाइंट से यूज़ करेगा, उसके बाद चेंज आई, लोकल सर्वर से कनेक्ट करेगा। अब आप देखिए एग्जिस्टिंग सिस्टम कुछ नहीं हो सका। तो अब हमारे मामले में जो डेटाबेस सर्वर है, जो फाइल सर्वर है और जो सर्वर की क्लास है, ये क्लोज हो चुकी है, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। अब हम इन्हें ना रिकम्पाइल करेंगे, ना हमें रीस्ट्रक्चर करेंगे, ना हम इन्हें रीडिप्लॉय करेंगे।
आई होप कि यू गॉट द पॉइंट कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर स्टेबल हो गई है। जैसे नई रिक्वायरमेंट आ गई, अब हमने एक्सटेंशन के लिए दुनिया को आसान कर दिया कि भाई कोई नया आइडिया सोचो। और एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि एक्सेल की शीट के साथ भी कनेक्ट करना है तो वेरी सिंपल, आप एक्सेल की क्लास क्रिएट करें और इस एक्सेल की क्लास को सिंपली जनाब आप इसके साथ मैप कर दें और अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, तो इस तरह से जनाब हमारा ये जो काम है वो काम करेगा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि OCP कैसे काम करता है। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल को हमने कोड भी करके देखना है। तो अब ये एग्जांपल ये कहती है, एक शेप की क्लास है, उसमें रेक्टेंगल एरिया है कि एरिया का रेक्टेंगल, मतलब अभी तक हमने क्लास लिखी है NTU के लिए क्लास लिखी है, फ़र्ज़ करें जो मैथमेटिक्स या में किसी स्कूल के लिए क्लास लिखी है, जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं ज्योमेट्री या सिंपल मैथमेटिक्स, उसमें हमने एक मैथ की क्लास लिखी शेप, और शेप में हमने बच्चों को फैसिलिटेट किया कि वो एक एरिया कैलकुलेट कर सके किसी रेक्टेंगल का। ये सॉफ्टवेयर हमने किसी स्कूल के बच्चों को दे दिया। स्कूल के मैनेजमेंट ने अपने बच्चों को सिखाया कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है। आप इसको लेंथ और विड्थ पास करेंगे तो आगे से वो आपको एरिया कैलकुलेट कर देगा। वंडरफुल, माशाल्लाह जी, स्कूल हमसे बड़ा खुश है। अब क्या हुआ, स्कूल वालों ने कहा कि हमारे बच्चे अब रेक्टेंगल का एरिया करना सीख गए हैं। अब ये है कि अब हम चाहते हैं कि वो फर्दर क्या कर सके, सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर सके। तो हम क्या करेंगे, अभी तक OCP के बगैर हम ये करेंगे कि वही शेप की क्लास होगी। हमारे पास पहले रेक्टेंगल का एरिया था, अब हम सिंपल इसमें सर्कल एरिया भी लेके आ जाएंगे, इसको रिकम्पाइल करेंगे, रीडिप्लॉय करेंगे और वो हमारा काम चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर वो जो स्कूल वाले हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी माशाल्लाह बच्चों ने रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट करना आ गया, इनको सर्कल का एरिया भी कैलकुलेट करना आ गया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो ट्राइंगल का एरिया भी कैलकुलेट करना सीखें और वो इस तरह कैलकुलेट होगा। व्हाट वी आर डूइंग, अब जब हमें पता लग गया था कि शेप की क्लास में चेंज आ रही है, मॉडिफिकेशन आ रही है, न्यू रिक्वायरमेंट आ रही है, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना चाहिए था, हमें शेप की क्लास को इस पे उस पर हमने OCP अप्लाई करना चाहिए, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, क्योंकि ये जो शेप की क्लास है ये ओपन वाला पार्ट है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करना होगा, हम आते हैं जी अपने विजुअल स्टूडियो पे वापस, और विजुअल स्टूडियो पे आने के बाद हमें क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास इसका आ जाएगा वो आ जाएगा जी सीक 3071, इसका कोड है, इसका सोर्स कोड है। और उसके बाद हम कहते हैं जी हमारे पास है जी वीक 12 और इसका जो पार्ट 03 है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं जी OCP को हम डेमो कर रहे हैं। ये है जी हमारा काम, आप इसको ज़रा ओके करें। ओके करने के बाद अब मैं अभी तक हम लोगों ने क्लासेस को कोड करना सीखा है। OCP के चक्कर में आज मैं आपको क्लासेस डिज़ाइन भी करके दिखाता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप क्लास को सिर्फ कोड ही कर सकें। जैसे मैंने कहा था ये एग्जीक्यूटिव UML है, आप इसे डायरेक्ट कोड भी जनरेट कर सकते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं जी, वापस आए जी सोल्यूशन एक्सप्लोर पर, इस पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद अच्छा जो मेथड में जो प्रॉब्लम सॉल्व करें ये वही शेप वाला है जो अभी आपने देखा है। तो ऐड जाएँ न्यू आइटम, जैसे आप न्यू आइटम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लास जो डायग्राम है वो नज़र आएगी कैसे परफॉर्म करती है। तो आप ज़रा इधर आ जाएं, तो ये क्लास डायग्राम है, इसको नाम नेमिंग हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप जब से इसको ऐड कर दें, जैसे हम इसमें ऐड करेंगे तो आपके सामने कुछ ये वाला सीन आ जाएगा। इसमें आपको क्लास की डिटेल भी नज़र आ रही है ये वाली, तो ये फ़िलहाल चूँकि हमें नहीं चाहिए, मैं फ़िलहाल आपकी जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू पीपल मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ ताकि आपको पता लगे हो क्या रहा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना किसी भी जगह के ऊपर और ऐड पे क्लिक करें। ऐड पे क्लिक करने के बाद पहली जो हमें करनी है बेस क्लास शेप की, और दैट शुड बी एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस। तो इन दोनों में से जो भी आपके लिए फ्लेक्सिबल है, तो मैं जाता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ और इसका मैं नाम रखता हूँ शेप। ठीक है, अब आप इस पर राइट क्लिक करें। अब आप देखें इसने इटैलिक कर दिया है, जो UML के रूल है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इटैलिक में होती है। अब इस पर राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं, एक मेथड ऐड करें। मेथड का नाम होगा जी कैलकुलेट एरिया। अब एरिया रेक्टेंगल का है, ट्राइंगल का है, स्क्वायर किसका है वो बाद में देखते हैं। तो अब हम इसको ज़रा से ओके कर दें। अब आप क्या करें, अभी आप देखेंगे कि ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो आप क्या करें, इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने ये कोड लिखा गया जा चुका होगा। अब आपने सिंपली करना क्या है, पब्लिक इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देना है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती ना, सिंपली यहाँ पे आप सिर्फ आपने यहाँ पे इसके
सिग्नेचर लिखना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये हमारे पास शेप की क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास है शेप की, और इसमें मेथड है कैलकुलेट एरिया के नाम से, और वो काम करे तो मैं इसको करता हूँ बंद। आपने इसको सेव जरूर करना वरना ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई जी बेस क्लास। अब पहली रिक्वायरमेंट क्या आई थी कि हम चाहते हैं रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया जा सके। तो आप इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद एक नई क्लास में जाएं रेक्टेंगल की, और इसको जाके ओके कर दें। जैसे इसको आप ओके करेंगे तो ओके करने के बाद अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसमें जाके कुछ फील्ड ऐड करता हूँ। तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वो होती है लेंथ ज़रा विड्थ। तो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा जी लेंथ। जैसे मैं लेंथ पे क्लिक किया, अब आप देखिए नीचे क्या लिखा आ रहा है कि लेंथ आपने एक फील्ड ऐड की है, उसकी टाइप है इंटीजर और ये है प्राइवेट। तो आप इसको प्राइवेट से प्रोटेक्टेड मेंबर जो भी करना चाहते हैं इट्स अप टू यू। तो ये हम इसको इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे एक नई फील्ड ऐड करता हूँ। अच्छा, जैसे मैं क्लास के ऊपर यहाँ पे टाइप करूँगा तो आप देखिए मेरे पास मेथड, प्रॉपर्टी, फील्ड, इवेंट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, कांस्टेंट चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जैसे मैं फील्ड पर ऐड क्लिक करूँगा तो सिर्फ फील्ड की ऑप्शन ही आएगी। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले हमारे पास फील्ड, नेक्स्ट फील्ड हमारे पास है विड्थ की। अगेन जो विड्थ है वो इंटीजर टाइप की है, प्राइवेट है तो हमें प्राइवेट ही चाहिए थी। उसके बाद हम यहाँ पे लेके आते हैं एक अदद कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें इसको इससे करना इनहेरिट। तो इनहेरिट करने के लिए टूल बॉक्स में जाएं, और टूल बॉक्स में जाने के बाद आपको ये सिंबल नज़र आ रही है इनहेरिटेंस की। आप इसको यहाँ पे जस्ट यूज़ करें और ड्रैग ड्रॉप कर दें, ये खुद ब खुद यहाँ से इनहेरिट कर लेगा। जैसे मैंने इनहेरिट किया, आप देखिए कैलकुलेट एरिया इसने ओवरराइट कर दिया ये। तो ये है जी पावर विजुअल स्टूडियो की या यूएमएल की जो आपको नज़र आती है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ से भी क्लास ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही ऐड पे जाना है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमने लेके आनी है वो है जी ट्राइंगल की। जो ट्राइंगल की क्लास है वो मैं ज़रा इसके साथ इसको यूज़ कर लेता हूँ। उसमें हमें जो फील्ड चाहिए वो होती है उसकी बेस होती है, बेस ज़रा उसकी हाइट होती है। तो मैं बेस को लेंथ कह देता हूँ क्योंकि बेस की वर्ड है तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए। तो पहली फील्ड हमारे पास इसमें आ जाएगी जी लेंथ, और दूसरी इसमें फील्ड आ जाएगी हाइट। दोनों इंटीजर टाइप के हैं, लिहाजा मैं इसको कुछ नहीं कहता। अब फर्दर हमारे पास आ जाएगा एक अदद इसमें कंस्ट्रक्टर, और हमें क्या करना है, इनहेरिट करना है इसको इसके साथ। अब जैसे इनहेरिट करूँगा आप देखिए इसने कैलकुलेट एरिया को इम्प्लीमेंट कर दिया। और तीसरी क्लास जो हमें यहाँ पे चाहिए होगी, राइट क्लिक करें क्लास, और यहाँ पे जो तीसरी क्लास हमें चाहिए थी वो जनाब थी इसकी हमारे पास सर्कल की। तो सर्कल की क्लास को भी जो इसके साथ हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होती है वो उसे एक ही होती है कि हमें यहाँ पे रेडियस चाहिए होता है। तो रेडियस के साथ साथ हमें यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर चाहिए, और मैं लिख दिया, और उसके बाद हमें यहाँ से इनहेरिट करना है इसके साथ। अब आप देखें हमारा ये जो माशाल्लाह से, आप इसको सेव ऑल करें और उसके बाद आप डबल क्लिक करें रेक्टेंगल पे। जैसे रेक्टेंगल डबल क्लिक करेंगे आप देखें कि हमारा वो कोड लिखा जा चुका है। अब सिंपली हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। तो पहली मॉडिफिकेशन है इंटीजर लेंथ, दूसरी मॉडिफिकेशन है इंटीजर विड्थ की। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ एंड दिस डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ। ये हमारा कंस्ट्रक्टर लिखा गया। और कंस्ट्रक्टर के बाद सेकंड नंबर पे हमें जो काम करना है वो ये है कि इसका जो एरिया कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम चाहते हैं कि ये राइट लाइन पे सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा आ जाए। मैं इसको ज़रा सा अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, मैं इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल एरिया। तो हम चाहते हैं टैब के साथ वो रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेट कर लें। तो मैं अब इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो चीज़ें बार बार ना लिखनी पड़े। तो हमारे पास पहला आ जाएगा जी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो यही होता है जी कि लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, इसकी पॉइंट में जाते हैं। अब मैं ट्राइंगल पर डबल क्लिक करता हूँ। तो ट्राइंगल पर डबल क्लिक करने से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसमें सबसे पहले आ जाएगा जी इंटीजर लेंथ, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा जी इंटीजर इसमें हाइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ एंड दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट।
तो ये हमारा लिखा गया जी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी। अब हम वो जो मैंने ऊपर कॉपी किया था पेस्ट कर लेता हूँ, और अब हमें यहाँ पे चाहिए होगा ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो ट्राइंगल एरिया कैलकुलेट तरीका क्या होता है जी, वो तरीका ये होता है, मेथड ये होता है कि लेंथ को आप मल्टीप्लाई करें हाइट के साथ, और जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दे 2 के ऊपर। तो ये हमारे पास मेथड है एरिया कैलकुलेट करने के लिए ट्राइंगल का। अब वापस आते हैं, इसको फिर सेव कर लें, और थर्ड नंबर पे हम आते हैं सर्कल में। तो सर्कल में हमारे पास ये जो एक रेडियस है, तो अब इसके हम क्या करना पड़ेगा, इंटीजर रेडियस का हम इसको एक आर्गुमेंट पास करेंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा जी दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस। और एरिया कैलकुलेशन के हवाले से हम इसमें ये काम करेंगे कि अब ये आपके पास जो एरिया आएगा वो होगा सर्कल का। तो सर्कल एरिया जो हमारे पास आ जाएगा वो हमें आपको याद हो, मैथ का पाई का मेथड से कॉल करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। तो ये मेथड ये तरीका होता है इसका कैलकुलेट करने का। अब हमारे पास इन सब की रेक्टेंगल ट्राइंगल सर्कल इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। अब हम जाते हैं इनहेरिटेंस वाला। हमने कहा तो ओसीपी के लिए हमें इनहेरिटेंस चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म चाहिए, तो इनहेरिटेंस हमने एक्सेस कर ली है। अब हम आते हैं इसके पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। तो पॉलीमॉर्फिज्म में जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसके 3 स्टेप थे। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, क्रिएट अरे ऑफ बेस क्लास, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो शेप की क्लास है उसकी एक अरे क्रिएट करता हूँ, इज इक्वल टू न्यू शेप। अच्छा, अब क्वेश्चन है किस साइज़ की होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको 3 डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ इसको इज इक्वल टू 3। अब क्योंकि ये फ्यूचर में फर्दर चेंज होगा तो मैं सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करूँगा। तो ये हमारे पास आ गया स्टेप नंबर 1, ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमें ये काम करना है कि हर इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना होगा ड्राइव क्लासेस का। क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्राइव क्लासेस एट अरे इंडेक्सेस। अरे के जो इंडेक्स हैं उनके ऊपर कैसे होगा, तो अरे का जो 0 इंडेक्स है उसके ऊपर हम क्रिएट करते हैं न्यू रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को मैं इन सबको एक ही वैल्यू पास करता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि ये बेसिकली इनका आंसर क्या है। दूसरे नंबर पर अरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके ऊपर मैं क्रिएट करूँगा न्यू हमारे पास ट्राइंगल को, और ट्राइंगल में भी फिर यही पास करता हूँ 10 और 30। उसके बाद अरे का ये जो हमारे पास सेकंड इंडेक्स है इसके ऊपर मैं लेके आऊँगा न्यू को, और उसमें आ जाएगा सर्कल। उस सर्कल में अब मैं पास कर रहा हूँ 15। तो ये था जी हमारे पास स्टेप 2। अब स्टेप 3 में हम क्या करना होगा, हमें आइट्रेट करना होगा, आइट्रेट इन अरे, आइट्रेट ओवर अरे, एक्चुअली इनटू अरे ओके जी। इस अरे में इसको आइट्रेट करेंगे। आइट्रेशन करने के बाद हम यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप से मैं कह रहा हूँ कि शेप टाइप का डेटा पड़ा हुआ है अरे के अंदर, आप काइंडली ज़रा इसमें तशरीफ़ ले जाएं और इसमें आइट्रेशन कर दें। तो शेप के डॉट हम कैलकुलेट एरिया कॉल करेंगे। अब ये स्टैटिक टाइप को देखते हुए ये जो एरिया है वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। अगर हमने सब तो अभी तक ठीक कर लिया है तो फिर हमारा आंसर ठीक आना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने पास किया था 10 और 30। यहाँ से आप देखें 10 और 30 था, तो आंसर होना चाहिए इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 300। तो रेक्टेंगल का एरिया 300 आया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए 30 मल्टीप्लाई बाई, तो ये आएगा 300, और यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी 150। तो आप देख सकते हैं 150 आंसर आ गया। और उसके बाद जो सर्कल का एरिया आपके सामने, तो दैट इज़ OCP। आई होप ये जो चीज़ अब आपको फर्दर क्लियर हो चुकी होगी। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है मैंने आपको सामने कोड भी कर दिया। आई होप कि यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, एग्जांपल जो हमारे पास है प्रैक्टिस सेशन। अब आपने क्या करना है, आपकी प्रैक्टिस सेशन ये है कि आप लोगों ने ये प्रॉब्लम है, अ प्राइमरी स्कूल
wants to develop a software to learn students mathematical operations। अब कोई प्राइमरी स्कूल है, वो अपने बच्चों को मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाना चाह रहा है कि मैथ में ऑपरेशंस कैसे होते हैं। डेफिनेटली नॉट अ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल। इन द फर्स्ट फेज स्टूडेंट्स आर टॉट हाउ टू ऐड टू नंबर्स। देखिए जी, फर्स्ट फेज में बच्चों को बताया जाता है कि दो नंबर को कैसे ऐड करना है। सेकंड फेज में बच्चों को बताया जाएगा कि सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। थर्ड फेज में बताया जाएगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। और फोर्थ फेज में बच्चों को बताया जाएगा डिवीजन कैसे करनी है। तो उनको स्टेप बाय स्टेप ये सॉफ्टवेयर चाहिए, पहले एडिशन का चाहिए, फिर सब्ट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का। तो आई होप ये चीज़ें देखना शुरू कर दें। और हायर क्लासेस में ये ऑपरेशन एक्सटेंड भी हो सकते हैं। तो योर टास्क इज़ टू डिज़ाइन एंड डेवलप द सॉफ्टवेयर सिस्टम so that any new feature or operation can be extended without affecting the existing design। ठीक है, मतलब जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन हो चुका है हम उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, दैट इज़ फ्रीज। तो अब ये है जी आपका टास्क। तो प्लीज़ सबसे पहले यहाँ से ऑनवर्ड, बल्कि आपको इस पूरे कोर्स में करना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड सबसे पहले अपना डिज़ाइन करना है पेज के ऊपर। जब डिज़ाइन हो जाए फिर कोड की तरफ जाना है। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट कभी कोड पे नहीं जाएंगे, डिज़ाइन से कोड की तरफ जाएंगे। तो पहले सबसे पहले डिज़ाइन करें। OCP है चुके, कौन सा एरिया आपको यहाँ पे फ्रीज करना है, कौन सा एरिया ओपन पर एक्सटेंशन करना है। तो आई होप आपको अगेन मैं जैसे मैंने आपको बताया था एक वंडरफुल प्रिंसिपल है, जितने भी इनको शाबाश दीजिए कम है। जिसने भी मुझे पता है, एक्चुअली मुझे पता है, लेकिन मेरा रूल ऑफ थंब ये है कि मैं जब लोगों को डिस्कस करता हूँ फिर उनकी हिस्ट्री, इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या रिसर्च एरियाज हैं, तो वो बात काफ़ी लंबी निकल जाती है, इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने OCP की बात की, ओपन क्लोज प्रिंसिपल की। वो दोबारा क्या है, सॉफ्टवेयर एंटिटीज शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ये एक जनरल सा रूल है और इसके रूल के मुताबिक आपने देखना है कि किस जगह पे न्यू रिक्वायरमेंट आ रही है, रिक्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, उसको आप उस एरिया को आप उस हिस्सा को, उस पार्ट को आप ओपन कर दें। और जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि वो चेंज नहीं आ रही, चेंज नहीं आएगी या नहीं आ सकती, उसको आप फ्रीज कर दें। तो ओपन एंड क्लोज ये दो चीज़ें हैं। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या चाहिए होगा, अब हमें दो चीज़ें चाहिए। नंबर एक तो इनहेरिटेंस, नंबर दो पॉलीमॉर्फिज्म। और थर्ड नंबर पे हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि जो बेस क्लास है दैट कैन बी ओनली अ जी इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये होनी चाहिए। और उसके बाद फिर पॉलीमॉर्फिज्म से हम बेस क्लास का मेथड कॉल करेंगे। दैट वाज आवर लेक्चर ऑन ऑब्जेक्ट ऑन OCP। नेक्स्ट लेक्चर में हम SO का जो L है, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, एंड I है इंटरफेस सेग्रीगेशन, इन दोनों को एक ही लेक्चर में देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।